चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को समझना। आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का लेक्चर नंबर 2। जिन बच्चों ने लेक्चर 1 को नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पहले लेक्चर को पढ़ने के बाद ही दूसरा लेक्चर पढ़ना शुरू किया करें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम समझने जा रहे हैं और इनके ऊपर एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में ये करीब 2 से लेकर 4 नंबर तक का आ सकता है और बहुत सारी एक्सरसाइज में ये चीज़ें काम आएंगी जो अब हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सभी चीज़ों को समझिएगा। तो हमने ये पहले ही पढ़ लिया था चैप्टर के शुरुआत में ही कि जो लीनियर इक्वेशन होती हैं उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह की होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से हमें दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी। हमारे चैप्टर का नाम ही यही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस के पेयर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो एग्ज़ाम में कई तरह के सवाल आते हैं कि जैसे ये जो 2 लाइनें आपको दे रखी हैं इनके बारे में बताओ, ये लाइनें इंटरसेक्टिंग है या नहीं, इनके नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, ये लाइनें कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमें आज अच्छी तरह से समझना है। तो जब भी हम 2 लाइनों को ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो ये 3 चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। जब भी आप ग्राफ के ऊपर 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे या तो वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं या फिर वो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं और तीसरा केस वो कोइंसिडेंट हो सकती हैं। कोइंसिडेंट का मतलब दोनों लाइनें एक ही प्लेस पर आ सकती हैं, ठीक है। तो जब भी हम 2 लाइनों को ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो कुल 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं। या तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या फिर वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी या फिर वो कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि एक ही प्लेस पर दोनों लाइनें हो सकती हैं। तो ये 3 केस पॉसिबल होते हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या फिर वो कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। तो जब लाइनें एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो हम कहते हैं कि उनका एक यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि लाइनें सिर्फ एक ही पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रही हैं तो कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन, ओनली वन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है कि लाइनें कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन तभी मिलता है जब लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अब यहाँ देखो ज़रा, यहाँ दोनों लाइनें हर जगह पर एक दूसरे से मिल रही हैं क्योंकि दोनों लाइनों का एक ही जगह पर बना हुआ है ग्राफ। तो दोनों लाइनें हर पॉइंट पर एक दूसरे से क्या करेंगी, मीट करेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह हमें सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा है कि यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो फिर से समझते हैं, अगर लाइनें सिंगल पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। कहीं भी अगर नहीं इंटरसेक्ट करेंगी तो नो सॉल्यूशन। और यहाँ पे हर जगह वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, हर जगह एक दूसरे से मिल रही हैं लाइनें। तो क्योंकि हर पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रही हैं इसलिए यहाँ से हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। एक और सवाल एग्जाम में आता है लाइनों के बारे में कि बताओ ये जो लाइनें जिनकी इक्वेशन ये दे रखी हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है या फिर ऐसे ही बस कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो बिना ग्राफ ड्रॉ किए हमें इन सवालों के जवाब देने होते हैं। तो अगर लाइनें किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे से मीट कर रही हैं तो हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। यहाँ पे लाइनें बहुत सारे पॉइंट पर एक दूसरे से मीट कर रही हैं लेकिन कर तो रही है ना मीट, इसलिए यहाँ भी क्या कहा जाएगा, कंसिस्टेंट। लेकिन जब लाइनें कहीं भी एक दूसरे से मीट नहीं करती तो उनको क्या कहा जाता है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट कब कहेंगे, जब लाइनें एक दूसरे को मीट करेंगी, चाहे वो एक पॉइंट पर मीट करें चाहे वो बहुत सारे पॉइंट पर मीट करें। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मामला समझ में आया, ठीक है। अब क्या होता है कि एग्ज़ाम में जो सवाल आता है बिना ग्राफ ड्रॉ किए हमें उसके जवाब देने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम इन चीज़ों को फाइंड करते हैं।
A1 B1 C1 यहाँ से मिल जाएंगे, A2 B2 C2 यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी तो अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे, सवाल करेंगे, तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे अनक्लियर रह गई वो आगे जाकर आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर A1 अपॉन A2, A1 यहाँ से मिलेगा, A2 यहाँ से मिलेगा, वो नॉट इक्वल आता है B1 अपॉन B2 के। B1 यहाँ से मिलेगा, B2 यहाँ से मिलेगा। तो अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि लाइनें कंसिस्टेंट हैं, उनके यूनिक सॉल्यूशन है और वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, अगर शुरू के दो इक्वल आ जाते हैं और तीसरा अनइक्वल आ जाता है C1 अपॉन C2, तो हम कहेंगे कि लाइनें इनकंसिस्टेंट हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है और पैरेलल है। अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि लाइनें कंसिस्टेंट हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है और क्या है, कोइंसिडेंट है। तो A1 A2 B1 B2 ये सब निकाल के हम लाइनों के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, पैरेलल होंगी या नहीं होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या नहीं होंगी, कितने सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, सारी जानकारी हमें मिल सकती है ये चीज़ें फाइंड करके बिना ग्राफ बनाए। तो इन चीज़ों की मदद से बिना ग्राफ किए, बिना ग्राफ बनाए ये सारी जानकारी हमें कैसे मिल सकती है, इसको हम आगे के सवालों में देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। वीडियो कभी भी बीच में स्किप मत किया करो। ऐसा तो कर सकते हो कि अभी देख ली 10-15 मिनट की वीडियो, 10-15 मिनट के बाद में देख ली, लेकिन वीडियो का कोई भी हिस्सा अगर आप छोड़ते हैं तो इसका मतलब आप कोई ना कोई ऐसा कंसेप्ट छोड़ देंगे जो आगे जाके आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखनी चाहिए। तो अभी हम आगे सवाल करने जा रहे हैं और इन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल होता है उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज पर हमारे सामने सवाल है कि ऑन कंपेयरिंग A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel और कोइंसिडेंट। मतलब लाइनें एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या फिर क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, इसका पता लगाना है। तो वही देखो तीन फिगर जो मैंने तुम्हें अभी दिखाई थी, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होगी। इसका पता लगाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये सब निकालने पड़ेंगे, A1 A2 B1 B2 ये सब निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा जरा कैसे करेंगे। अब जैसे ये पहली लाइन है, इससे हमें A1 मिलेगा 5, B1 मिलेगा -4 और C1 मिलेगा 8। बहुत ध्यान से देखते रहना, आगे की एक्सरसाइज में भी ये चीज़ें हमारे काम आएंगी, इसलिए अच्छी तरह से यहाँ पे समझ लेना। यहाँ से हमें A2 मिलेगा 7, सॉरी मैंने 1, B2 मिलेगा 6 और C2 मिलेगा -9। ठीक है, कभी कभी ये चीज़ें ना उधर की साइड होती हैं, राइट साइड, तो राइट से पहले उनको लेफ्ट में लाया करो, सामने यहाँ पे 0 रहनी चाहिए। ठीक है, तो A1 B1 C1 ये लिख दिए हैं, A2 B2 और C2 भी हमने लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालते हैं A1 अपॉन A2, तो कितना आ गया 5/7। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे B1 अपॉन B2, तो -4/6 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो -2/3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो देखो क्या A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अनइक्वल हो गए हैं तो इसलिए तीसरा मत निकालना, C1 अपॉन C2 मत निकालना। C1 अपॉन C2 तभी निकालेंगे जब शुरू के दोनों इक्वल आ जाए, मतलब A1 अपॉन A2 अगर B1 अपॉन B2 के इक्वल आ गया तो फिर हमें C1 अपॉन C2 भी निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर ये अनइक्वल आते हैं तो C1 अपॉन C2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, याद रहेगी ये बात। तो अभी हम देख पा रहे हैं A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, क्योंकि ये तो 5/7 है और वो -2/3 है। तो अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा और लाइनें एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। देयरफॉर द लाइन्स intersects each other at a point
एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ये थोड़ा तुम्हें दिखाई नहीं दिया होगा, अब देख लो। देयरफॉर द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं आया तो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी सिर्फ एक पॉइंट पर, ओनली वन पॉइंट पर, ठीक है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट यहाँ पे नहीं लिखना है, जब उसके बारे में पूछा जाएगा किसी सवाल में तभी लिखना है। हमारे सवाल में तो केवल इतना पूछा गया है कि बताओ लाइनें एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, या फिर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, या फिर वो एक दूसरे के कोइंसिडेंट हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब लाइनें एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट, ठीक। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। जिनके पास बुक नहीं है वो वीडियो के शुरुआत में मैं बुक का जो स्क्रीनशॉट है वो भेजता हूँ, उसको देख लिया करें। चलो अब यहाँ से निकालते हैं, ध्यान से देखते रहो एंड तक, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। A1 कितना है 6, ठीक है। B1 कितना है माइनस का 3, कुछ बच्चे यहाँ पे प्लस का 3 बोल देते हैं, देखो इसका आगे साइन क्या है -3, और C1 क्या है 10। अब इधर आ जाओ, A2 2, B2 Y के साथ में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 और साथ में माइनस तो -1, और C3 क्या है, सॉरी C2, A2 B2 C2 क्या है 9, सब निकल गए। अब सबसे पहले निकालते A1 अपॉन A2, तो 6/2 यानी कि 3, ठीक है। इसके बाद निकालते B1 अपॉन B2, माइनस का 3 माइनस का 1, तो वो भी 3 आ गया। तो अभी हमें दिखा कि A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के क्या आ गया, इक्वल आ गया, ये भी 3 है वो भी 3 है। तो जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर तीसरा भी हमें निकालना पड़ता है, C1 अपॉन C2, तो वो है 10 अपॉन 9, ये कैंसिल भी नहीं होगा। तो हमने क्या देखा कि A1 अपॉन A2 जो है वो इक्वल है B1 अपॉन B2 के, क्योंकि ये भी 3 था वो भी 3 है, लेकिन ये इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो शुरू के दो इक्वल हैं, तीसरा क्या है अनइक्वल। तो देखते हैं इस केस में क्या होता है। ये वाला केस बनता है, शुरू के दो इक्वल और तीसरा अनइक्वल। तो ऐसे केस में लाइन एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो हम लिख देंगे देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। एक पार्ट रह गया है सेकंड वाला, उसको आप लोग खुद करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में लिखा करें या फिर व्हाट्सएप मैसेज भेजा करें। वीडियो के एंड में आपको हर तरह के नंबर दे दिए जाते हैं, तो आप उनको देख लिया करें, ठीक है। अभी ऐसा मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया, अभी हम इस तरह के और भी काफ़ी सारे सवाल करेंगे ताकि इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकें और एग्ज़ाम में आने वाले किसी भी सवाल का जवाब आसानी से दे सकें, ठीक है। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन 2 सिर्फ ये था कि बताओ कि लाइनें एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, या पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट है। तो उसके लिए ये सब निकालना पड़ता है और इसके बेस पर हमें बताना होता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 के बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल करते हैं, ध्यान से समझिएगा सब लोग। चलिए खैर, तो उसी टाइप का एक और सवाल हमारे सामने है। क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इस बार ये बताना है कि कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो देखो, कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि लाइनें कहीं ना कहीं एक दूसरे को मीट कर रही होंगी। जैसे अगर वो एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को मीट कर रही हैं तो कंसिस्टेंट बोलेंगे, और अगर वो कोइंसिडेंट है मतलब कि दोनों लाइनें एक ही प्लेस पर है तो भी उन्हें क्या कहा जाएगा, कंसिस्टेंट कहा जाएगा। इनकंसिस्टेंट तो केवल तब कहते हैं जब लाइनें एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि लाइनें कम से कम एक पॉइंट पर एक दूसरे से मिलनी चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट पर मिल रही हैं और यहाँ पे हर पॉइंट पर मिल रही है। तो अगर ये वाला केस है तो कंसिस्टेंट, ये केस है तो कंसिस्टेंट। लेकिन अगर ये वाला केस है वो एक दूसरे के पैरेलल है तो क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। एक और चीज़ है कि कंसिस्टेंट के लिए या तो ये केस होगा, इस केस में A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और एक कंसिस्टेंट का ये वाला केस है जब लाइनें इस तरह से होती हैं कोइंसिडेंट, तब ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा जरा कैसे करेंगे सवाल।
तो इस सवाल में टोटल 5 पार्ट हैं, 5 में से ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है, इन दोनों को मैं करवाऊंगा, फिफ्थ वाला भी मैं ही करवाऊंगा, और जो 2 बचेंगे उनको आप करेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा ज़रा। पहली बात तो इनको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 3x + 2y - 5 = 0 और 2x - 3y - 7 = 0। तो 7 इधर था ना राइट में, तो उसको इधर ले आए लेफ्ट में। ठीक है, दोनों इक्वेशन बन चुकी हैं। इनसे a1 a2 इन सब की वैल्यू निकालते हैं। a1 3, b1 2 और c1 -5। ठीक है, अब उधर आ जाओ। a1 2, b1 -3 और c1 -7 सब निकल गए। अब सबसे पहले निकालते हैं a1/a2, 3/2। इसके बाद निकालते b1/b2, 2/-3। तो मैंने बताया था कि अगर तुम्हें दिख जाए ना कि वो a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो तीसरा वाला बिल्कुल मत निकालना। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि ये वाला इसके इक्वल नहीं है। लिखेंगे सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर, तो ये दोनों अनइक्वल होते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन आता है, यानी कि लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्रॉस कर जाती हैं, और जब एक पॉइंट पर मिल जाती हैं या एक से ज़्यादा पॉइंट पर लाइनें एक दूसरे से मिलती हैं, लाइनों का मिलना ज़रूरी है, तभी हम उनको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। और अगर वो नहीं मिलती कहीं पे भी, जैसे ये वाला केस, तो बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस वाले केस में लाइनें क्या हो गई, कंसिस्टेंट हो गई, क्योंकि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं था। इसकी वजह से वो एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो समझ में आ गया होगा। a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो एग्जाम में जो सवाल है ना वो कुछ भी पूछा जा सकता है कि बताओ इंटरसेक्टिंग है या नहीं, बताओ यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, बताओ कंसिस्टेंट है या नहीं। इस तरह का कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए एक और पार्ट करते हैं, ये वाला। तो 5x - 3y - 11 = 0, इसको इधर ले आए, इधर 10x + 6y और 22 इधर माइनस का ना, तो लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, प्लस का, वहाँ पर रह जाएगी 0। ठीक, a1 कितना है 5, b1 कितना है -3, माइनस का ध्यान रखा करो, और c1 कितना है -11। ठीक है, ये तो इधर वाले हो गए। अब उधर आ जाओ, a1 कितना है -10, b1 कितना है 6, ओहो इधर तो 2 लगाना था। ठीक है, और c2 कितना है 22। सब हो गए। अब a1/a2 5/-10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, -1/2 आ गया। b1/b2 -3 6, 3 1 जा 3 2 जा -1/2। माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो चाहे बीच में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों को बराबर ही माना जाएगा। अब ये दोनों इक्वल आ गए, तो फिर तीसरा भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, c1/c2, तो c1 कितना है -11 और c2 कितना है 22। ठीक है, तो 11 1 जा और 11 2, -1/2। हमने देखा इस बार तीनों ही एक दूसरे के क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। तो लिखेंगे बिकॉज a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इसका मतलब लाइनें हो जाएंगी कोइंसिडेंट, मतलब कि एक ही प्लेस पर दोनों लाइनें आ जाएंगी एक ही जगह पर। ठीक है, अब क्योंकि लाइनें हर पॉइंट पर एक दूसरे से मिलेंगी, और लाइनों के मिलने का मतलब कि वो क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट लाइनें जब मिलेंगी तभी कंसिस्टेंट कहेंगे, चाहे वो हर पॉइंट पर मिले चाहे वो एक पॉइंट पर मिले, और अगर वो पैरेलल हो जाती हैं तो बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट समझ में आ गया होगा। एक और पार्ट अभी करवाऊंगा इसका, लेकिन तुम्हें खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे। ऐसे देखने से उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा जितना खुद से करने से आता है। तो खुद प्रैक्टिस किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल होगी। और मेरा पढ़ाया हुआ अगर समझ में आ जाता है तो लाइक करना ना भूला करें बिल्कुल भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यह है क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। वैसे तो आप इसे खुद ही कर सकते थे,
लेकिन इसमें थोड़ा सा ये वाले 4/3 फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए मैं इस सवाल को करवा देता हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 8 को इधर लेकर आएंगे लेफ्ट में। 4/3 x 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब निकालते हैं a1 b1 c1। a1 4/3, b1 2 और c1 माइनस का 8। अब उधर आ जाओ, a2 2, b2 3 और c2 माइनस का 12। सब हो गए। अब a1 अपॉन a2, बड़े ध्यान से, a1 की जगह 4/3 और a2 की जगह 2। ठीक, 3 जो है ना ऐसे नीचे आ जाएगा, तो 4/2 इंटू 3, 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो कितना आ गया 2/3। a1 अपॉन a2 आ गया। अब निकालते हैं b1 अपॉन b2। तो b1 कितना है 2 और b2 कितना है 3। तो ये देखो दोनों इक्वल आ गए। अब तीसरा भी मजबूरन हमें निकालना पड़ेगा। जब दोनों ये इक्वल आ जाते हैं तभी हम तीसरा वाला निकालते हैं। तो c1 अपॉन c2, c1 है माइनस का 8 और c2 है माइनस का 12। माइनस से माइनस कट गया, 4 2 जा और 4 3 जा, लो ये वाला भी इक्वल आ गया। तो लिखेंगे सिंस लिखो, बिकॉज लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 सारे इक्वल आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, तीनों के इक्वल आने का मतलब है लाइनें क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट, यानी कि हर पॉइंट पर वो एक दूसरे से मीट करेंगी। और मीट करेंगी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो लाइनें जब हर पॉइंट पर एक दूसरे से मिलती हैं तो बोलते हैं, कहीं भी मिले, चाहे वो एक पॉइंट पर मिले चाहे वो हर पॉइंट पर मिले, तो बोलेंगे कंसिस्टेंट। और अगर कहीं ना मिले तो बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की पूरी कहानी समझ में आ चुकी होगी इस सवाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1 या 2 सवाल और बचे हैं, उनको भी निपटा लेते हैं, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो 3 के बाद अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी उसी टाइप का ही है। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। इफ़ दे आर कंसिस्टेंट ऑब्टेन देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट मिल जाए तो फिर उनके सॉल्यूशन निकालने, और वो भी कौन से मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो इक्वेशन हमें दी गई है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट होगी तो उसका ग्राफ बना के सॉल्यूशन भी निकालने पड़ेंगे। ग्राफ बना के सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, ये आप पिछली जो लेक्चर था इस एक्सरसाइज का उसमें सीख चुके हैं, और जिन्होंने नहीं देखा पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी मैं इस वाले में भी अभी सॉल्यूशन निकाल के दिखाऊंगा ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही पता कर लेते हैं कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 5 इधर आके माइनस हो गया, 2x प्लस 2y, ये 10 भी इधर आके क्या हो गया माइनस, इज इक्वल टू 0। ठीक, इस इक्वेशन में हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि 2 कॉमन निकाला जा सकता है, तो अंदर बचेगा x प्लस वाई और माइनस 5। 2 कॉमन निकालने के बाद इज इक्वल टू 0, 2 चला जाएगा 0 में, तो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी हैं, यानी कि जब इनका ग्राफ बनेगा ना तो दोनों लाइनें एक ही जगह पर आ जाएंगी, यानी कि दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट। ठीक है, फिर भी हम थोड़ा चेक करके दिखा देते हैं, वैसे तो हमें दिख ही गया है सब कुछ। A1 1, A2 सॉरी गलत हो गया, A1 1 है, B1 1 है, और C1 क्या है माइनस का 5, इधर लिखता हूँ। ठीक, अब इधर आ जाओ, A2 1, B2 1 और C2 माइनस का 5, दोनों तरफ इक्वल है सब कुछ। तो A1 अपॉन A2 निकाला, 1/1 कितना आ गया 1। फिर B1 अपॉन B2 निकाला 1 1, इधर भी 1 आ गया, दोनों इक्वल आ गए। तो अब तीसरा भी निकालते हैं, C1 अपॉन C2, माइनस का 5 अपॉन माइनस का 5 1, सारे इक्वल आ चुके हैं। ठीक है, तो सारे जब इक्वल आ जाते हैं तो क्या होता है, बिकॉज
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो तीनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये जो लाइन है जिनकी इक्वेशन हमें दे रखी है ये क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट इस तरीके से लिख दिया जाएगा। अब हम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि क्योंकि तीनों इक्वल हैं इसलिए जब ग्राफ बनेगा तो दोनों लाइनें एक ही प्लेस पर आ जाएंगी और दोनों लाइनों की इक्वेशन जो है वो भी सेम है एक दूसरे के। शुरुआत में तो अलग थी लेकिन जब हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकालने के बाद दोनों लाइनों की इक्वेशन बिल्कुल सेम बन गई। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ एक लाइन का ही ड्रॉ कर देंगे, दूसरी का भी वहीं ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि दोनों की इक्वेशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, और वैसे भी ये लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी या ओवरलैप करेंगी, एक ही जगह पर दोनों लाइनें आएंगी। ठीक है, तो अगले पेज पर हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, उसके लिए पॉइंट जो निकालेंगे उसके लिए इनमें से सिर्फ एक ही इक्वेशन को लिखना काफ़ी होगा। ठीक है, तो देखिए अगले पेज पर। तो अगले पेज पर मैंने ये दोनों लाइनों की जो इक्वेशन है उसको लिख दिया। क्योंकि दोनों की इक्वेशन सेम है इसलिए पॉइंट सिर्फ एक के ही निकाले जाएंगे। पहले हम यहाँ से x या y किसी एक की वैल्यू निकालते हैं, x की निकाल लेते हैं, y उधर जाके प्लस हो जाएगा और फाई उधर जाके प्लस हो जाएगा और y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, इसके बाद एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम कुछ पॉइंट्स निकालेंगे, कम से कम 3 पॉइंट निकालने ज़रूरी होते हैं। ग्राफ बनाना आप लोगों को अच्छी तरीके से आता है, x और y। ठीक है, y अगर 1 है तो 5 में से 1 गया तो क्या बचा, 4। y अगर 2 है तो 5 में से 2 गया तो क्या बचा, 3। और y अगर 3 है तो 5 में से 3 गया तो 2। ये आ गए पॉइंट बड़ी आसानी से। अब हम इसका यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। क्योंकि हमें सारे पॉइंट पॉजिटिव ही मिले हैं इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। x और x डैश, y और y डैश। मैक्सिमम वैल्यू x की जो है ना वो 4 तक है, तो 1 2 3 और 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। तो पहला पॉइंट 4 1 है, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, x पे 4 और y पे 1, ये वाला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट 3 2 है, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, x पे 3 और y पे 2। ठीक, अगला पॉइंट है 2 3, तो यहाँ से चलेंगे x पे 2 और y पे 3, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ ही रहे हैं तो इससे साबित होता है कि हमने बिल्कुल सही किया है। और जब हम इस वाली लाइन का ग्राफ बनाएंगे तो वो भी यहीं पे आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएंगी दोनों लाइन एक दूसरे को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट देयरफॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूशन लिखने ही हो तो सॉल्यूशन में इस तरह से लिखेंगे, सॉल्यूशंस आर, देखो ये वाला पॉइंट भी सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी सॉल्यूशन है। इन दोनों, क्योंकि दोनों लाइनें हर पॉइंट पर एक दूसरे को मिल रही हैं तो हर जगह पर इनके हमें क्या मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे। तो 4 1 3 2 4 1 3 2 2 3 ETC और द सॉल्यूशन। और एंड में हम ये भी लिखेंगे बिकॉज दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट देयरफॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जरूरी नहीं कि सिर्फ ये 3 ही सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। हर जगह लाइन एक दूसरे को मिल रही हैं तो हर जगह हमें क्या मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे। तो वो मैं लिख देता हूँ एंड में। तो इस तरह से मैंने लिख दिया कि बिकॉज दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट देयरफॉर देयर आर मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि दोनों लाइनें कोइंसिडेंट हैं, एक ही जगह पर हैं, इसलिए बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। सवाल को एक बार फिर से देखते हैं, जितनी बार देखते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो सवाल ये था कि कौन से पेयर जो हैं लीनियर इक्वेशन के वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। ठीक है, और अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो ग्राफ बना के उनके सॉल्यूशन निकालो। तो जैसे हमें ये 2 इक्वेशन दी हुई थी, ये वाली और ये वाली, इसको थोड़ा हमने 2 कॉमन निकाल के ईजी बना लिया था। फिर देखा कि दोनों एक जैसी हैं, फिर हमने इनके A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाले, फिर देखा कि तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, क्योंकि लाइनें हर पॉइंट पर एक दूसरे को मिलेंगी। अब कंसिस्टेंट वालों को हमें ग्राफ बना के सॉल्यूशन भी निकालना था। तो हम पहले से ही जानते थे कि दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी, एक ही जगह पर दोनों लाइनें होंगी। फिर भी हमने इसका ग्राफ बनाया और यहाँ पे लिख दिया
कि ये तो सॉल्यूशन होंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि जब लाइनें कोइंसिडेंट होती हैं तो उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, एक दो पार्ट और कर लेते हैं। चलिए खैर, अब सेकंड पार्ट को समझने की कोशिश करिएगा। तो इसमें भी हमें यही देखना है कि ये जो इक्वेशंस हैं कंसिस्टेंट हैं या फिर नहीं हैं, और अगर ये कंसिस्टेंट हुई तो हमें इनका ग्राफ भी बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 8 इधर आ जाएगा, वहाँ पे 0 रह जाएगी, 16 भी इधर आ जाएगा, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। a1 x का कोफिशिएंट क्या है 1, b1 y का कोफिशिएंट -1 और c1 क्या है माइनस का 8, a2 3, b2 -3 और c2 माइनस का 16। ठीक है, सब हो गए। अब a1 अपॉन a2 निकालते हैं, 1/3। ठीक है, फिर b1 अपॉन b2 निकालते हैं, -1 अपॉन -3 यानी कि 1/3। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं उसके बाद ही हमें तीसरा वाला निकालना होता है, ये हम सीख चुके हैं, c1 अपॉन c2। और मान लो कि ये अनइक्वल है तो तीसरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके अनइक्वल होने से हमें पता चल जाएगा कि लाइनें क्या हैं, कंसिस्टेंट हैं। तो अभी तीसरा निकालते हैं, तो तीसरा आएगा -8/-16। तो माइनस से माइनस कट गया, 8 बन जाए और 8 2 जा 1/2। हम देख रहे हैं कि शुरू के दो जो हैं, 1 मिनट, तो हम देख रहे हैं शुरू के दो इक्वल हैं और तीसरा क्या है अनइक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसका मतलब होगा कि ये जो लाइनें हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। और जब लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, कहीं भी एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं, तब उन्हें कहते हैं क्या, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो सॉरी मैंने गलत बोल दी, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। जब लाइनें कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी तो उसको क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है, और कहीं भी मिलती हैं, मान लो कि एक पॉइंट पर क्रॉस कर जाएंगी तो कंसिस्टेंट होंगी, और इस तरह से होंगी ऐसे करके एक ही प्लेस पर दोनों लाइनें होंगी तो भी वो हर जगह एक दूसरे से मिलेंगी तो भी उसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट होता है, ये कंसिस्टेंट होता है, लेकिन जब वो पैरेलल होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, इनकंसिस्टेंट। तो अभी हम इसका ग्राफ बना के नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें केवल उनका ही ग्राफ बना के दिखाना है जो कंसिस्टेंट आ रही है। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट था। आप आसानी से बाकी बचे हुए पार्ट खुद से कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक और पार्ट दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही ध्यान से देखते रहो जरा। अब इसको देखो, तो ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट की दोनों इक्वेशन लिखी हुई हैं। पहले a1 निकालते हैं, a1 2 है, b1 1 और c1 है -6, a2 क्या है 4, b2 क्या है -2 और c2 क्या है -4। ठीक है, अब a1 अपॉन a2, तो 2/4 यानी कि 1/2। इसके बाद b1 अपॉन b2, 1/-2। तो पहले वाले दोनों अनइक्वल आ गए, तो इसका मतलब हम तीसरा वाला नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों अनइक्वल आ गए, इसी से पता चल जाएगा कि लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंट हुई। और एक और बात हम जानते हैं कि वो एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब क्योंकि कंसिस्टेंट है तो हमें इनका क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ मैंने अगले पेज पर पहले से ही बना रखा है, देख लीजिए आप जरा। तो ये हमारी पहली लाइन थी, हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली, 6 उधर जाके प्लस हो गया, 2x उधर जाके माइनस हो गया, टेबल बना ली, पॉइंट्स आ गए, उनको प्लॉट कर लिया, 0 6 0 6, x पे 0 यानी कि x पे नहीं जाना, सीधा y पे जाना, ये रहा 0 6 1 4, x पे 1 y पे 4, 2 2, x पे 2 y पे 2, तो ये लाइन आ गई। इसी तरह से दूसरी लाइन के लिए मैंने x की वैल्यू निकाली, ये आ गई x की वैल्यू, फिर इसके भी हमने पॉइंट्स निकाल लिए इस तरह से, और इसको भी हमने प्लॉट कर दिया। फिर हमने देखा कि दोनों लाइनें एक ही पॉइंट पर क्रॉस कर रही हैं। ये हमें पहले से ही पता था कि दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्रॉस करेंगी, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आया था। इसका मतलब हम जानते हैं पहले से
कि वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे एक ही पॉइंट पर, और जहाँ पर लाइनें क्रॉस करती हैं जिस पॉइंट पर, वहीं पर हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। तो क्योंकि हमें कंसिस्टेंट वाले में सॉल्यूशन भी लिखना है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, देखो यहाँ से एक्स पे कितना है 2 और वाई पे भी कितना है 2, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, x = 2 और y = 2, ठीक है। या फिर इस तरह से लिख देंगे 2, ठीक है। तो ये हमारा सवाल नंबर 4 पूरा हुआ। इसमें हमें क्या करना था, इक्वेशंस को देखकर ये बताना था कि वो कंसिस्टेंट हैं या फिर नहीं है। तो उसके लिए a1 a2 b1 b2 ये सब निकालने की ज़रूरत थी, और अगर जिन जिन में कंसिस्टेंट आया था उसमें ग्राफ बना के दिखाना था, वो हमने दिखाया भी है। और जिनमें इनकंसिस्टेंट आना था, जैसे कि ये वाला सवाल था पैरेलल वाला, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट आया था, तो इसमें कोई ग्राफ बना के नहीं दिखाना था। उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। चलिए अब सवाल नंबर 6 को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन 6 में लिखा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक तो हमें दे रखी है और दूसरी हमें लिखनी है। लिखा है ना, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इस सवाल का मतलब ये है कि एक इक्वेशन हमें पहले से दे रखी है और एक हमें लिखनी है, और इस तरह से लिखनी है कि वो जो दूसरी इक्वेशन लिखेंगे वो इस वाली इक्वेशन के साथ मिलकर क्या बनाए, इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए। यानी कि जब हम उन्हें ड्रॉ करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो वो लाइनें एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, क्रॉस करनी चाहिए। तो जब हम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हमें ये इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। तो हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर लाइनें इंटरसेक्टिंग होनी है तो a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो जो दूसरी इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे तो उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा। 3x + 2y - 8 = 0। तो मैंने क्या करा कि वहाँ पे 2 था तो यहाँ मैंने 3 ले लिया, वहाँ 3 था तो मैंने 2 ले लिया यहाँ पे। इससे क्या है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि जब a1/a2 निकालेंगे तो वो क्या आएगा 2/3, और b1/b2 निकालेंगे तो वो क्या आएगा 3/2। तो 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू 3/2। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जब इन दोनों लाइनों को ड्रॉ किया जाएगा ज्योमेट्रिकली, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो ये एक एग्जाम्पल हमने दे दिया है, ठीक है। और ये पीछे वाला सेम हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, अनदर एग्जाम्पल। तो जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो हमने 7 ले लिया, ठीक है। वहाँ पे 3 लिखा है तो हमने 2 ले लिया। 2y - 8 = 0। तो अब अगर हम a1/a2 निकालते हैं तो वो क्या आएगा 2/7, ठीक है। और b1/b2 निकालेंगे तो वो क्या आएगा 3/2। तो ये भी क्या आ रहे हैं, अनइक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब जब इस लाइन को और इस लाइन को ड्रॉ किया जाएगा ग्राफ पेपर के ऊपर, तो जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो आप इस तरह का कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, ठीक है। तो इस लाइन के साथ एक एग्जांपल हमने ये दिया, एक एग्जांपल हमें ये दिया, तो दोनों में से एक ही लिखना है। और भी बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल बन सकते हैं, ठीक है। अब समझिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल के बारे में हम ये जानते हैं कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो होता है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होते हैं। यानी कि शुरू के 2 इक्वल होंगे और तीसरा क्या होगा, अनइक्वल। तो ये लाइन हमें दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। तो इसके साथ में हमें एक ऐसी लाइन लिखनी है, मतलब ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है कि वो इसके साथ क्या हो जाए, पैरेलल। तो हमें शुरू के दोनों इक्वल रखने हैं और बाद का अनइक्वल रखना है। तो इस तरह से ले सकते हैं 2x + 3y और -8 की जगह 9 लिख दो = 0। तो शुरू के इक्वल आएंगे और तीसरा क्या आएगा, अनइक्वल, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे रेशो निकालेंगे 2/2 का तो क्या आएगा 1 आएगा, 3/3 का रेशो निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो शुरू के दोनों इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे, और तीसरा जब निकालेंगे तो 8/9 आएगा, माइनस से माइनस कट गया 8/9, तो वो क्या आ गया अनइक्वल आ गया। तो इस वाली लाइन के साथ अगर ये वाला लाइन की इक्वेशन लिखी जाएगी और जब इनको ड्रॉ किया जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आएंगे, क्योंकि शुरू के दो इक्वल हैं, तीसरा क्या है अनइक्वल। इसके अलावा और हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं वो देखिए, जल्दबाजी ना किया करें समझने में बिल्कुल भी। तो मैं इसके साथ एक और एग्जांपल लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया 4x और यहाँ पे लिख दिया 6y, इसका भी डबल कर दिया और इसका भी डबल कर दिया, और लास्ट का जो है -8 उसको ऐसे रहने देंगे। अब अगर 2 का और 4 का रेशो निकलेगा तो क्या आएगा 1/2, और 3 का और 6 का जब रेशो निकलेगा तो वो भी कितना आएगा 1/2। तो इक्वल आ गए ना, पहले वाले दोनों इक्वल आ गए, ये वाला इसके साथ लिया और ये वाला इसके साथ लिया, तो इनका रेशो भी 1/2, इनका रेशो भी 1/2। लेकिन जब इनका और इनका रेशो निकालेंगे तो क्या आएगा -8/-8 जो कि 1 आएगा। तो शुरू के दो इक्वल और तीसरा क्या है अनइक्वल। तो इसका मतलब अगर ये पेयर बनाया जाता है, उस लाइन के साथ इस लाइन का पेयर बनाते हैं तो भी पैरेलल आएगा, और इस लाइन के साथ इसका पेयर बनाते हैं तो भी क्या आएगा पैरेलल आएगा। तो आपको इन दोनों में से एक एग्जांपल देना है, या तो ये वाला एग्जांपल दीजिए या फिर ये वाला। तो पैरेलल लाइन के केस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शुरू के दोनों लाइनों के जो होंगे एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट होंगे वो इक्वल होंगे, या फिर वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। जैसे कि 2 में 2 की मल्टीप्लाई करके 4 आ गया, 3 में 2 की मल्टीप्लाई करके 6 आ गया, इस तरीके के होने चाहिए। ठीक है, तो पैरेलल लाइन का समझ में आ गया। अब समझना है कोइंसिडेंट लाइन का, तो जरा ध्यान से समझिएगा। तो ये जो हमें इक्वेशन ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है, इसके साथ में हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि इस बार कैसी लाइनें आ जाएं, कोइंसिडेंट लाइनें आ जाएं। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन वो होती हैं जो दोनों एक ही जगह पर होती हैं, एक ही प्लेस पर होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल होगा हमारे पास, ये जो लाइन लिखी है ना दोबारा से इसी को लिख दो, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन में सब कुछ सेम होता है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, और क्या हो सकता है, ये मैं आंसर 1 आंसर 2 करके लिख देता हूँ। ये जो पूरी इक्वेशन आप देख रहे हैं ना, इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि 2 से 3 से 4 से 5 से, तो 2 की करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। अब अगर हम रेशो निकालते हैं A1/A2, तो 2 और 4 का रेशो निकालेंगे 2/4 1/2, 3 और 6 का रेशो निकालेंगे 1/2, -8 और -16 का रेशो निकालेंगे 1/2। ठीक, अगली बार इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो एक और आंसर हो गया, 3 की करेंगे तो 6x 9y और माइनस यहाँ पे 3 की करेंगे तो 24 = 0। तो हमने 3 आंसर दे दिए। तो इस लाइन के साथ कोइंसिडेंट लाइन का एग्जाम्पल जो देना था, तो दोबारा से इसी लाइन को लिख सकते हैं सेम टू सेम, ये और ये दोनों कोइंसिडेंट बनेंगे क्योंकि वैसे भी दोनों की इक्वेशन सेम है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 2 से 3 से, तो जो इक्वेशन बनेंगी वो भी इस लाइन के साथ किसका एग्जाम्पल होंगी, कोइंसिडेंट लाइन का एग्जाम्पल होंगी। ठीक है, एक बार फिर से पूरे सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक इक्वेशन गिवन थी और इस इक्वेशन के साथ दूसरा पेयर हमें लिखना था इस तरह से कि वो दूसरा पेयर इस वाली लाइन के साथ मिलकर क्या बना दे, इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर पैरेलल लाइन या फिर कोइंसिडेंट लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में हम ये जानते थे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जो x के और y के कोफिशिएंट है वो अलग अलग लिख दो, जैसे यहाँ पे 2 है तो हमने 3 लिख दिया, यहाँ 3 है तो हमने 2 लिख दिया, पीछे वाला सेम रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे के दोनों अनइक्वल हो जाने चाहिए। तो जब हम A1/A2 का और B1/B2 का रेशो निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, अनइक्वल आ जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ किसका, इंटरसेक्टिंग लाइन का। ठीक है, तो ये इन्होंने दे रखा था, ये हमने अपने पास से लिखा। एक और एग्जाम्पल लिख दिया हमने इस तरह से कि यहाँ 2 था तो हमने 7 ले लिया, यहाँ 3 था तो हमने 2 ले लिया। अब इधर 2/7 आएगा और इधर 3/2 आएगा,
तो फिर से A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, अगली बार हमें पैरेलल लाइन का एग्जांपल देना था। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, शुरू के दो इक्वल होते हैं, तीसरा अनइक्वल होता है। तो जैसे यहाँ 2 था तो हमने एग्जांपल में यहाँ पे भी 2 ले लिया, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 ले लिया, लेकिन लास्ट वाले को हमने बदल दिया। इसके अलावा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके लिख दो, इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करके लिख दो, लास्ट वाले को ऐसे रहने दो, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं पैरेलल लाइनों के केस में। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल दे दिए। तीसरे में कोइंसिडेंट लाइन था, तो कोइंसिडेंट में आप क्या कर सकते हैं कि सेम वैसा ही एग्जांपल भी दे सकते हैं, या फिर उसमें 2 की 3 की 4 की मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हैं। और इधर की साइड चेक भी कर लेना कि वाकई में वो कोइंसिडेंट लाइन आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है 3.2 ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। इसके जो बाकी के सवाल हैं वो पिछली जो वीडियो थी उसमें हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिल पाती है तो जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें देख लिया करें, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई रहती हैं। अगर आपको समझ में आ गया है सब कुछ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली वीडियो आएगी एक्सरसाइज 3.3 के लिए। ठीक है, थैंक यू।